was a very interesting discussion that happened just now. And as Mr. Jain was telling, that we have started following the West. It is not just about food, food is a byproduct. Our choices are a byproduct of what has led us in this direction. Clothes is another. Our mode of life, the way of living, whole lifestyle, corporate industry, everything that we are in part is actually the byproduct of the decision and the choices we have made as a country, and we have come to this place. As Mr. Kapoor was telling, that the fabric itself has पूरा एकदम मतलब उसको हमने बदल ही दिया है. कपड़े का ही फैब्रिक नहीं, पूरे सोसाइटी का फैब्रिक भी बदल डाला है हमने. तो so how to really go to the core and roots, I think that is very important. And जिस चीज़ को हमने 200 साल में खोया है उसको पाया जा सकता है. सिर्फ 200 साल ही हुआ है. हमारे शास्त्रों के अनुसार एक व्यक्ति में भी 14 जनरेशन्स जो हैं पिता की ओर से और 5 जनरेशन माता की ओर से संस्कार अंदर रहते हैं. तो हम तो अभी 14 जनरेशन दूर नहीं हुए हैं. हमारे जो हमारी भारतीय सभ्यता थी, भारतीय जीवन दृष्टि थी. तो इसका मतलब ये नहीं, अब गुरुकुल जैसे है हमारे मन में आता है, गुरुकुल सुनते ही एक ऋषि कुछ जटाओं वाला और एक बरगद का पेड़ होगा और उसमें मतलब बच्चे बैठे होंगे थोड़ा सिर मुंडाए हुए और धोती में और अंगवस्त्र डाल के. और क्योंकि मैं दक्षिण भारत से हूँ, मैं दिल्ली से वैसे तो पढ़ा हूँ, पैदा भी इधर ही हुआ, पर मैं पिछले लगभग 22-23 साल पहले बैंगलोर चले गया था. तो दक्षिण भारत में अभी भी ऐसे कुछ गुरुकुल देखने को मिलते हैं. आप अगर श्रृंगेरी जाएंगे या उडुपी की तरफ जाएंगे तो ऋषि के जैसे बाल जटाएं तो नहीं दिखेंगी, पर पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चे ऐसे सिर्फ धोती और अंगवस्त्र में ऐसे दिख जाएंगे आपको. पर भारतीय जो शिक्षा की जो रचना थी वो केवल वैदिक गुरुकुलम तक सीमित नहीं थी. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने खोया क्या है. पहले जब हमारी ये समझ में आ जाएगा कि हमने खोया क्या है तो हमको क्या पाना है वो समझ में आता है फिर, क्योंकि जाना किस दिशा में है. अभी तो हम लोग निकले हुए हैं पर ये समझ नहीं आ रहा कि हम जा किस दिशा में रहे हैं. तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जो भारतीय शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसमें आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पाठशालाएं, विद्यालय, अग्रहाराज, ऐसे बहुत सारे जो सिस्टम्स थे वो सब मिला के भारतीय शिक्षा माना जाता था. और सभी जो सिस्टम्स थे उसमें किसी गुरु का कुल होता था. जो व्यक्ति खड़ा हुआ, आचार्य बना, उसने अपने कुल की रचना करी, वो गुरुकुल हो गया. ये हमारे देश की स्ट्रेंथ थी, ये भारत की स्ट्रेंथ थी. इसी को धर्मपाल जी ने ब्यूटीफुल ट्री में बताया कि 1805 में हमारे यहाँ 5 लाख से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे भारत भूमि में. कोई मजाक की बात नहीं है ये. उसको समझना है कि 5 लाख थे क्या. जहाँ पर 5 लाख गांव, 4.5 लाख गांव थे, उसमें 5 लाख इंस्टीट्यूशंस थे. इसका मतलब कितनी जगह में एक से ज़्यादा भी रहे होंगे, है या नहीं. आज की डेट में उस समय की बात की हम बात करें तो 1805 के बाद जब धर्मपाल जी लिख रहे हैं, पूरे यूनाइटेड किंगडम में जो लोग हमारे ऊपर आए, और जैसे जैन जी ने बताया कि हमारे को ब्रिटिशर्स आके पढ़ाने लगे, हमारे 200 साल में हमने खोया, वो पूरे यूनाइटेड किंगडम में 75,000 स्टूडेंट्स थे. यहाँ 5 लाख इंस्टीट्यूशंस की में हम बात कर रहे हैं और पूरे यूनाइटेड किंगडम में 75,000 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं. ये हालत थी उनकी. उनको ये समझ नहीं आया कि इस तरह के एजुकेशन सिस्टम को हम रेप्लिकेट करें तो कैसे करें, क्योंकि उनको वैल्यू नज़र आ रही थी इंडियन सिस्टम में, पर उसको तोड़ा, खंडित किया. जैसे आपने बताया कि सिस्टमेटिकली तोड़ा गया. अपनी संस्कृति से, हमारे कल्चर से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमारा विश्वास को उठाया गया. ठीक है, अभी वो तो हिस्ट्री है. अभी तो हमें सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिले हुए ही 75 साल हो गए. आज भी हम वही शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं. What stops us now?
that is a very important question to ask ourselves and really find answers to. So this is what, these are the questions that really, were troubling me. So I was in Germany for 6 years, since 2005 till 2010, and I have been to more than 26 countries in the world. I was heading the Europe geography for Mindtree R&D services. 2006 में जब मैं भगवद गीता पढ़ा, मेरा पर्सपेक्टिव ही एकदम, मेरे सामने ऐसे क्वेश्चंस आने लगे कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा था उस समय. तो दैट प्रॉम्प्टेड दैट नहीं, कुछ और दिशा देखनी चाहिए. एंड व्हाट इज़ दैट डायरेक्शन. एंड देन 1 साल 2 साल मैं और मेरी पत्नी, हम लोग इस प्रश्न को बारी बारी डिस्कस किए, बारी बारी समझने की कोशिश की, और सामने नज़र में आया कि एजुकेशन इज़ द एरिया विच आई सी दैट आई नीड टू बी. दिस इज़ द एरिया विच आई सी आई वॉन्ट टू सर्व. एंड देन आई आस्क्ड द कंपनी, आई केम बैक 2010 एंड 11 बिगनिंग में हम लोग वापस आ गए इंडिया. माइंडट्री में मैं काम कर रहा था उस समय, तो हम अभी क्लोजेस्ट क्या हो सकता है एजुकेशन में, तो मैं उसमें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हेड बन गया. चलो अभी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में सारे सॉफ्ट स्किल्स, वैल्यूज़, जितने भी कम्युनिकेशन, ये सारी जितनी ट्रेनिंग्स होती है उसमें आई स्टार्टेड लीडिंग. सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ. देन आई रियलाइज दैट इट इज़ एक्चुअली एजुकेशन मीन्स एट द स्कूलिंग लेवल जो हमें कुछ काम करना है. एंड दीज क्वेश्चंस वर द वंस विच केम इन फ्रंट ऑफ मी. जैसे कपिल कपूर जी ने बताया कि हम लोगों ने क्या किया है कि मटेरियल को सेंटर में रख दिया है. जो देश पुरुषार्थ को लेके सेंटर में जीता था, उसने धर्म को हटा के अर्थ को सेंटर में रख दिया. अपने आप ही अनर्थ होना है. तो क्योंकि हमने मैटर को सेंटर में रख दिया, तो सोशल, ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशन का नहीं है. एजुकेशन विल सॉल्व इट, बिकॉज ज्ञान से ही हमको दिशा मिलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है. पर ये जो प्रॉब्लम हमने अपने लिए खड़ा किया है, ये सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन तीनों डायमेंशंस का प्रॉब्लम है. हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी जो आर्थिक व्यवस्थाएं और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, तीनों को हमने तोड़ दिया है. नाउ वी आर इन अ सिचुएशन, वी आर ग्रैपलिंग इन द डार्क. अभी इसको सॉल्व करें तो कैसे करें? दैट इज वेयर वी आर. So we have to understand that this is where we need to go. We have to get back to dharma centered society. सामाजिक व्यवस्थाएं, एजुकेशन, आर्थिक व्यवस्थाएं, सारी की सारी हमें वापस से अर्थ और काम जब तक धर्म अनुसार नहीं होगा, वो भारतीय दृष्टि प्रदान कर ही नहीं सकता है. इम्पॉसिबल है. इसके लिए कोई वाइट पेपर मत पूछिएगा आप मुझसे, क्योंकि ये तो भारतीय दृष्टि हजारों साल से रही है. तो सेकेंड जो पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें आई एम मेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट हेयर. एंड व्हेन आई वाज राइटिंग डाउन दिस पॉइंट, आई वाज वंडरिंग कि कैसे लोग इसको लेंगे. हमारी 2-3 जनरेशन्स जो हैं, आज से आप 40 साल पहले भी लेंगे ना, हमारी संस्कृति बची हुई थी, क्योंकि घर बचे हुए थे. हमारे घरों में फिर भी थोड़ा सा कल्चर था, थोड़ा सा पूजा पाठ होता था, थोड़ा हमारे कुछ अनुष्ठान होते थे, कुछ फेस्टिवल्स को हम मनाते थे. मैं खुद भी जब मैं आज से 35-40 साल पहले की बात देखूं, तो मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता के साथ हमने घर में दीपावली पे 2-2, 3, 4 दिन लग के मिठाइयाँ और नमकीन बनाया है. जन्माष्टमी पे सेवियाँ बनाई हैं. उसमें जो एक मज़ा होता था, वो अतुल्य होता था. वो जब मटरी में हम छेद लगाते थे और सिलाई लेके, और जब दादी और माँ बैठ के तल रही होती थी, उसमें एक मज़ा था. बच्चे सब आसपास खड़े हो जाते थे, सब हम लोग सब, अभी हमें कब मिलेगी करके. आज क्या है, डब्बे बड़े हुए हैं, मॉल से आए के घर में ऐसे बिखरे हुए, किसी को कोई फिक्र ही नहीं, इसको लेना है, खाना है, पीना, क्योंकि उसमें प्यार नहीं है. उसमें बच्चों ने वो देखा नहीं कि घर में जो बनी है मिठाई और नमकीन, वो कैसे बनाई, किसने बनाई. जब बच्चा अपने माता और पिता को कुछ करते हुए देखता है, उसकी श्रद्धा अपने आप, आपने श्रद्धा की बात करी, वो श्रद्धा अपने आप आती है. जितना हम मशीनों से और इम्पर्सनल चीज़ों से डील करते हैं, श्रद्धा उतनी ही दूर जाती है, क्योंकि इट इज़ अ मैटर फॉर अस, देयर इज़ नो स्पिरिट बिहाइंड इट. तो भारत की जो दृष्टि रही हमेशा, उसमें हमने व्यवहार और परमार्थ को हमेशा साथ में देखा. कोई भी वस्तु के साथ में उसका जो स्पिरिचुअल एलिमेंट हमेशा जुड़ा हुआ मिलता था.
आज की डेट में सिर्फ हमने व्यवहार को पकड़ लिया है, पैसे को पकड़ लिया है, वस्तु को पकड़ लिया है, पर उसके साथ जो उसका जो परमार्थिक पहलू है, उसका जो स्पिरिचुअल पहलू है, उसको हमने छोड़ दिया है। मैं उदाहरण लूँगा थोड़ी देर में, उसमें आपको अभी क्योंकि ये बात रखी है तो मैं वो बात बता देता हूँ। कपड़ा आज भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे, नया कपड़ा लेके आते हैं, कुछ परिवार अभी भी जो फॉलो करते हैं, उसमें आके अपने जो भी उनका मंदिर है उसमें थोड़ा सा किनारे में हल्दी सा लगा के, कोई भी डब्बा है नया, कुछ भी वस्तु आई, उसको भगवान को अभी भी अर्पित करके फिर ही ग्रहण करते हैं। अभी क्योंकि उस प्रक्रिया में देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द फार्मर विच डिड फार्मिंग, कि मेरे को कॉटन आया कहाँ से, वो कपड़े का, फिर जो वीवर जिसने उस कपड़े को बनाया, फिर जिसने उसको बेचा, मैं लेके आया, उसको ग्रहण किया। तो एक प्रकृति के प्रति और एक श्रम के प्रति मेरा एक ग्रैटिट्यूड है, और मैं भगवान को वो अर्पित कर रहा हूँ, भगवान के प्रति भी, कि ये सब आपने इनेबल किया। उसमें एक व्यवस्था थी। हम लोग जब बिजनेस मैथ्स पढ़ाते हैं विद्या क्षेत्र में, उसमें एक एक्टिविटी करते हैं कि बच्चों से पूछते हैं, अच्छा बिजनेस मैथ्स में जनरली हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, ये 4 चीज़ें हम लोग सीखे हैं। हद से हद हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे एक बात बताइए कि वैल्यू और कॉस्ट में फ़र्क कौन समझाएगा बच्चों को? ना तो माता पिता समझा रहे हैं, ना स्कूल समझा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास कोई ग्लास है तो मैं बच्चों से पूछता हूँ ये ग्लास की क्या वैल्यू होगी, तो बच्चे बोलते हैं कि 50 रुपये होगी। मैंने कहा अच्छा, इस ग्लास से अभी 1000 लोगों को पानी पिला दें, अब क्या वैल्यू होगी? तो इनफाइनाइट हो गई वैल्यू। तो ये कॉस्ट और वैल्यू में जो कन्फ्यूजन है हम लोगों में, ये बहुत डीप है, इतना अंदर गया है कि हमने हर चीज़ को एक कार्बन ऑफसेटिंग, आप फ्लाइट में 15 रुपये देके कार्बन ऑफसेट कर सकते हैं, कोई कर सकता है कार्बन ऑफसेट? तो ये हमारे जो एनवायरनमेंट को भी हमने वैल्यू, जो चीज़ है उसको हमने कॉस्ट लगा दिया। तो इस तरह से एक्टिविटी करते हैं। तो कुछ बच्चों की अलमारियों में आप मानेंगे नहीं, और ये बहुत सामान्य है आज की डेट में, 150 से ऊपर जोड़ी कपड़ा था। हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, बेटा आपके घर में जाइए, आपके अलमारी में आपके लिए कितने कपड़े जोड़ी कपड़ा है। तो बच्चे जब आए अगले दिन, मुनीत अन्ना मतलब भाई या आचार्य, जैसे हम लोग शुरू जब किए तो हमने कहा कि थोड़ा एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे कि भैया और दीदी की तरह वैसा। तो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ 150 जोड़ी कपड़ा है। मैंने कहा 150? दूसरा बोला मेरे पास तो उससे भी ज़्यादा है, मैं नंबर नहीं बता सकते। तो इतना चाहिए क्या? फिर हम लोग एक एक्सरसाइज करें तो बच्चे खुद ही इस पे अराइव किए कि नहीं 30-40 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कुछ बच्चों ने बोला अरे 20 में भी हो जाएगा, 40 और क्यों चाहिए करके। तो ये एक्सरसाइज जब हुई, ये जब हमने प्रक्रिया, ये एक्टिविटी करी, तो बच्चों को समझ में आया कि कपड़े की वैल्यू क्या है। अभी आप जितना भी लेक्चर दे दीजिए आज की डेट में, इसीलिए वो मॉरल साइंस लेक्चर लगता है क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हैं उसको सुनने के लिए। एक वातावरण ऐसा बन गया है कि वी कैन नॉट प्रीच, एंड फॉर चिल्ड्रन वी शुड एनी हाउ नॉट प्रीच। बड़ों को प्रीचिंग कर सकते हैं, पर छोटे बच्चों का जहाँ निर्माण की क्षमता है, संभावना है, वहाँ हमें मनस निर्माण पे ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों के साथ ऐसे एक्टिविटीज़ जब किए तो फिर अपने आप वो उस तरीके से बातों को समझने लगते हैं कि कितना चाहिए, कैसे चाहिए। ऐसे ही जब ज्योग्राफी में हम लोग गए तो कावेरी नदी कहाँ से शुरू होती है? आप वेजिटेरियनिज्म और अहिंसा की बात कर रहे हैं, हमारे घरों का पूरा सीवेज कहाँ जाता है? गंगा नदी में जाता है, यमुना नदी में जाता है। इससे बड़ी वायलेंस क्या हो सकती है? बैंगलोर में कहाँ जाता है? कावेरी नदी में जाता है। और हम तो बच्चों को लेके गए, दिखाए कावेरी जहाँ से शुरू होती है वहाँ गए तो वहाँ मंदिर है, इतनी बड़ी बड़ी भव्य पूजाएं हो रही हैं, इतना बड़ा बड़ा वहाँ पर आरती हो रही है। और वहाँ से फिर गए तो हम लोग मैसूर में देखा तो इतना सुंदर डैम है जिसको कृष्णराज सागर डैम कहते हैं, इतना भव्य वहाँ का नज़ारा होता है, सुंदर। फिर वहाँ से हम गए श्रीरंगपट्टनम, मैसूर से जस्ट 30 किलोमीटर पहले जगह है, वहाँ रंगनाथ जी का मंदिर है। वहाँ पर सुंदर एक आइलैंड बना हुआ है जिसमें कि मंदिर है, तो वहाँ देखा तो वहाँ भी पूजा हो रही है।
फिर गए हम लोग बिडदी करके, एक बैंगलोर के जस्ट 30 किलोमीटर बाहर जगह है जहाँ पर पूरे बैंगलोर का सीवेज उसी कावेरी नदी में जाता है। बच्चे शॉक्ड, ये क्या हो रहा है करके। तो ये भूगोल है जहाँ पर रियलिटी से चेक करना भी तो उनको समझ में आता है कि कहीं पर तो हम एक डुअलिटी का जीवन जी रहे हैं, कि हमारी जो रचना हमने कर दी है, सामाजिक रचना, हमारी जो इकोनॉमिक्स की आर्थिक रचना, उसमें कहीं ना कहीं खोट है। क्या सॉल्यूशन इसका? अभी सॉल्यूशन इसका इजी नहीं है, मैं मानता हूँ, पर जर्नी शुरू करनी है। तो ये जर्नी, ये जो सेकंड पॉइंट है, इसलिए इंडिया हैज़ सीन 2-3 जनरेशंस जहाँ पर हमारे पंचकोशों का विकास नहीं हो पाया है पूरे से। पंचकोश किसी भी व्यक्ति के 5 कोश होते हैं। 5 कोश जो है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ये 5 कोश जब अच्छे से विकसित होते हैं तब हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चा है या बड़ा है उसके कोश, मतलब वो एक अच्छे से बड़ा हुआ व्यक्ति है, कि उसके इंटेलिजेंट डिसीजंस हैं, उसमें विवेक है, वो मन का अधीन नहीं है, मन उसके एक प्रकार से इंटेलिजेंस का अधीन है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वन हु हैज़ कंट्रोल्ड हिज माइंड इज द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, बट वन हु हैज़ नॉट, माइंड इज द वर्स्ट ऑफ द एनिमीज। अभी ये कहाँ हम बच्चों को सिखा रहे हैं मन को अपना काबू करना? आज तो बच्चा बोलता है मेरा ये खाने का मन नहीं है, मेरा ये पहनने का मन नहीं है। ठीक है बेटा, टमाटर नहीं खाने का मन साइड में कर दो, सब्जी खाने का मन नहीं साइड में कर दो। आपका क्या खाने का मन है? पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, ठीक है वही खाएंगे। मार्केट से खरीदने के लाने का मन है, हाँ वही खाएंगे। शाम में मैंने ज़्यादा बर्गर खा लिया या चॉकलेट खा लिया इसलिए मेरे को खाना नहीं खाना, ठीक है मत करो। जैसे वो बता रहे थे, आज कोई बोल भी नहीं सकता, एक लगा के दे भी नहीं सकता है। तो ये जो मन के हम अधीन हो गए हैं, ये समाज पूरा वहाँ अटक गया है। एक इसमें आगे स्लाइड है, उसमें मैं थोड़ा उस पे बिंदु पे रखूँगा कि हर आयु के हिसाब से कोशों का एक विकसित होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मनोमय कोश के ऊपर जो काम होना है वो बाल अवस्था और किशोर अवस्था में होना है, जिसका मतलब है कि आपका 6 साल से लेके 15 साल के बीच में मनोमय कोश पे काम होना चाहिए, स्पेसिफिकली काम होना चाहिए। और मन के ऊपर अगर आप काबू कर पाएंगे, क्योंकि पंचकोश के हिसाब से 12 वर्ष में बुद्धि और 16 साल में विवेक, ये आने की संभावना होती है। तो 12 वर्ष में अगर बुद्धि से विवेक की जर्नी पे बच्चों के साथ काम नहीं हुआ तो ये गैप रह जाता है, और उसी को ही एडोलेसेंट्स, आजकल के जो प्रॉब्लम हम टीनेज इश्यूज फेस कर रहे हैं उसको कहते हैं। तो पूरी की पूरी जो एक सामाजिक अभी जो परिस्थिति है वो मनोमय कोश में अटकी हुई है। कैसे, मैं उस पर थोड़ी देर बाद में आता हूँ। तो ये जो वीकनेस है हमारे समाज में, 2-3 generations have gone through an education which is not भारतीय, have gone through a home culture which is also not भारतीय। 2 परंपराएं हमको फॉलो करनी होती हैं, एक होती है परिवार की परंपरा और दूसरी होती है ज्ञान परंपरा। परिवार की परंपरा को फॉलो करना माता पिता का कर्तव्य होता है, और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना आचार्यों का कर्तव्य होता है, और ये दोनों ही खंडित हो गई हैं हमारे देश में। परिवारों ने, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेलीविज़न, मीडिया 1990s से जब से ये शुरू हुआ है, पिछले 30-32 सालों से जो एक बाढ़ आई है हमारे समाज में, उस वजह से पारिवारिक जो संप्रदाय है वो सब टूट गई है। इट हैज़ बिकम अ कॉरपोरेट कल्चर एट होम ऑल्सो। और ये पेंडेमिक ने तो और ख़राब कर दिया है कि पिता माता बैठ के घर में सिर्फ कॉल्स ही ले रहे हैं। तो अभी ये कॉन्फ्रेंस कॉल हैज़ बिकम अ कल्चर। तो बच्चे भी वैसे ही बड़े हो रहे हैं कि पहले पारिवारिक परंपरा को एक फॉलो करते थे, आज तो मतलब वो भी ख़त्म। हॉल में या रूम में बैठ के माता पिता दोनों ऑफिस का ही काम कर रहे हैं। तो ये जो पिछले 30-40 साल में नुकसान हुआ है, 50 साल में, उसको अभी हमें कैसे रिपेयर करना है, कैसे रिपेयर हो सकता है नहीं, या हमको नया ही बनाना पड़ेगा, 500 और 700 वाला जो एग्जाम्पल है तो देखना है वापस से। तीसरा जो है, ये एक प्रश्न हमारे को पूछना चाहिए कि ये डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन में हमें एक क्लैरिटी लानी है कि आर वी रियली डेवलपिंग,
or are we destroying things around us? What is this basic question we should ask? Is wearing polyester development, or wearing clothes which are made naturally in harmony with the environment without chemicals more development? Is growing food full of chemicals development? Is killing so many animals rampantly around development, or is practicing Sanyam development? So this basic question we have to ask ourselves, that what is development and what is destruction around us. So this is where we are. 2011 we started this journey of Vidyakshetra, and first 6 years it took us to study and really understand the essence of Bharatiyata. क्योंकि जो भारतीय दृष्टि है वो होने की दृष्टि है, करने से ज़्यादा। ये बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आवर डूइंग शुड कम आउट ऑफ आवर बीइंग, वेयर एज आज जो वेस्टर्न एक लाइफस्टाइल हमने अपना लिया है वो एक कि आपका शोकेस सुंदर होना चाहिए, गोडाउन में माल है या नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। It is about saying many things, but whether you are actually having that content doesn't matter. So this understanding is very, very important. So it took us 6 years to change certain things which were very core. हम भी इसी एजुकेशन से बड़े हुए हैं, हम भी इसी समाज में बड़े हुए हैं, तो कई चीज़ों पे काम करना पड़ा हमको कि ये जब तक हम शुरू नहीं कर सकते, जब तक कि इन चीज़ों को हम हमारे व्यक्तित्व में, हमारे मानस में एड्रेस नहीं कर सकते। तो 6 years was अध्ययन and sadhana, and then 2016 we started Vidyakshetra. Today we have around 80 students in Gurukul. We have 26 acharyas, actually 27. We just started with one painting teacher who has started coming from Odisha. So 27 acharyas, where 15 are full-time and 12 are part-time acharyas. We have close to 70 plus families who are a part of this education community, including parents, including teachers. Families की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम शुरू किए, हमने बोला अभी पुरुषार्थ को वापस स्थापित करना है, तो पुरुषार्थ जैसे जीवन जीने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि हम बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो ये तो मैच नहीं करेगा। तो शुरू से ही क्लियर था ये कि अन्न, औषधि और विद्या बेचनी नहीं चाहिए। आज सबसे बड़ा बिजनेस इन 3 चीज़ का है। मेडिसिन का तो हमने देख ही लिया अभी, क्या खतरनाक तरीके से 3 साल में तो पूरा उसका इम्पैक्ट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। तो अन्न, फूड, एजुकेशन, शिक्षा और औषधि, दवाइयाँ, ये बेचनी नहीं चाहिए, ये भारतीय संस्कृति थी। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम फीस नहीं लेंगे। 7 साल पहले जब शुरू किया तब तो बहुत लोग, अरे तुम क्या रामायण महाभारत काल की बात कर रहे हो, ये सब आज के ज़माने में नहीं चलता है, और कैसे चलाओगे, कैसे अपना कर पाओगे, कैसे। तो कठिन समय था। जब मैं माइंट्री छोड़ा तब भी पहला कठिन समय था, क्योंकि मेरी एनुअल जो सैलरी थी जो मेरे को स्कूल में मिल रही थी, जहाँ मैं पहले काम किया एक स्कूल में, माइंट्री छोड़ के मैं 3 वर्ष किसी और स्कूल में काम किया अनुभव प्राप्त करने के लिए, वो मेरी मंथली सैलरी भी मतलब उससे ज़्यादा थी माइंट्री में। तो वो निर्णय कठिन था। पर ऐसे मैं अकेला ही नहीं, हमारे साथ अभी 15 पूर्णकालिक आचार्य हैं, जो कि जिनमें से एक नॉवेल छोड़ के आया, जिसमें से एक फिडिलिटी छोड़ के आया, जिसमें से एक ऑरेकल छोड़ के आया, जिसमें से एक सोसाइटी जनरल छोड़ के आया, जिसमें से एक हैप्पीएस्ट माइंड छोड़ के आया। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मेरे को ये खोखलापन से हटना है, दूर जाना है, मेरे को एक मीनिंगफुल, गहरा, सुंदर जीवन जीना है। तो ऐसे सभी के सभी ये 15 जो आचार्य हैं वो कुछ ना कुछ छोड़ के इस चीज़ को पकड़े हैं। मुझे लगता है इसको पकड़े इसलिए वो छूट गया। एक्चुअली वो मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि दैट इज़ द वे, व्हेन यू गेट समथिंग मीनिंगफुल देन ऑल दीज थिंग्स आर ईजी छोड़ने के लिए। तो इस तरीके से हमारे को तो हमने ये शुरू किया, और अभी 7 साल हो गए, अभी तक हमने फीस नहीं ली। अब जो लोग पूछते हैं, बोलते हैं आप कैसे कर रहे हो ये बताओ, क्योंकि 7 साल पहले बोलते थे ये होगा नहीं, अभी उत्तर मांग रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो संभव है। मुझे लगता है कि अगर आज भी भारतीय समाज का जो मानस है, अगर आपके प्रयास में, आपके चित्त में, आपके मन में प्योरिटी है,
वो खड़ा होता है साथ में। और आपको उतने करोड़ों लोग नहीं चाहिए, आपको कुछ ही जन चाहिए किसी भी प्रयास को सपोर्ट करने के लिए, तो वो संभव है। हमें हमारे पैराडाइम को चेंज करना है, हमें वापस से एक ट्रस्ट वाला जीवन जीना है कि लोगों में ट्रस्ट कैसे डालें, रिश्ता कैसे बनाएं, और ये संभव हो सकता है। तो ये हमारी जर्नी रही है। अभी हम लोग तीसरे पड़ाव में हैं। पहला पड़ाव जैसे मैंने बताया अध्ययन का, दूसरा पड़ाव था जिसमें हमें मॉडल बनाना था, करिकुलम तैयार करना था। कितने ही लोगों से जब मैं मिला इस पिछले 12 साल की मेरे अध्ययन में और जर्नी में, और मैंने बोला कि हमें भारतीय क्यों नहीं हम गुरुकुल शुरू करते हैं। हमारे इतने सारे मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स हैं, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के ऑल्टरनेटिव हैं, वॉल्डॉर्फ ऑल्टरनेटिव है, मॉन्टेसरी हैं, इतने सारे मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। मेरे को भारतीय गुरुकुल नहीं दिख रहे जो कि आज हम खड़े कर सकें। 35 करोड़ हमारे बच्चे ये मैकॉले एजुकेशन में जा रहे हैं, हम लोग जोर जोर से चीख के गाली दे रहे हैं इसको, पर उसका कुछ विकल्प नहीं ढूंढ रहे हैं। इतने हम लोग असहाय हो गए हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। वी आर knowing where the problem lies, we are complaining about the problem and yet not finding a solution. So क्या प्रॉब्लम है? हमारी मानसिकता ये बन गई कि कोई और सॉल्व करेगा इसको, let somebody else solve it. नहीं, हमारी जो मानसिकता होनी चाहिए वह नहीं, मेरा इसमें क्या कर्तव्य है उसको मुझे देखना है। जब हर भारतीय ये सोचने लगेगा ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एंड दैट इज वेयर वी हैव टू अगेन मेक अ शिफ्ट, not become self-centered, individualistic, society, rather grow into an interdependent society, जो कि आप joint family की बात कर रहे थे। उसके पीछे भी शिक्षा का ही प्रॉब्लम है, उसके पीछे परिवार की परंपरा टूटना और ज्ञान परंपरा टूटना वही कारण है। मुझे अभी भी याद है 1950s 60s की, मैं जब पुरानी मूवीज देखता था, तब जब मैं स्कूल कॉलेज में था, उसमें गांव से निकालना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अरे इसको गांव से निकाल दिया, बहुत बड़ी बात थी। कुछ मूवीज में तो यहां तक दिखाया कि वो बंदे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको गांव से निकाल दिया, क्योंकि उस समय वो नॉलेज थी लोगों में कि गांव से निकाला मतलब मैं अकेले जी नहीं सकता। परस्परता का एक अंदर गहराई से एक अंडरस्टैंडिंग थी और उसका कर्म सिद्धांत से बहुत अच्छे से जुड़ाव था कि अगर मैं अकेले रहा तो मैं मशीनों पे आधारित हो जाऊंगा, खरीद पे ही आधारित हो जाऊंगा। आई विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कर्मा फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन इन दिस मटीरियलिस्टिक मैनर हैज अ सीरियस implication on the whole society and on myself. उसका डर था लोगों को एटलीस्ट। चलिए अगर उसका कर्तव्य बोध नहीं तो एटलीस्ट भय से ही सही, भय तो था, फियर तो था। आज हमारी लैंग्वेज से पाप की भाषा ही निकल गई है। ये पाप है, ये पुण्य है, वो भाषा ही निकल गई है। वी डोंट इवन टॉक, ये गलत है, ये पाप है, कोई बात ही नहीं करता है इन सब बातों की। तो उस समय गांव से निकालना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। और जैसे कपूर जी ने बताया कि गांव में सबको मालूम होता था एक दूसरे का, कोई छुप के भी कुछ नहीं कर सकता था। सो वन कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो उनके मन में आ रहा है। तो वो गांव का जो वातावरण था उससे निकलना मतलब बंदे को प्रैक्टिकली अभी मैं जी नहीं सकता वाला हिसाब होता था। टुडे वी डोंट इवन अंडरस्टैंड, हमें वो मालूम ही नहीं कि हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं खरीदा खरादी पे कि पूरे फैक्ट्री बेस्ड मॉडल के ऊपर ही हम लोग जीवित हैं। एंड वो फैक्ट्री बेस्ड मॉडल कैसे हमारे समाज को खत्म कर रहा है, हमारी शिक्षा को खत्म कर रहा है, कैसे हमारे स्वास्थ्य को खत्म कर रहा है, कैसे हमारे हर पहलू को जो एक प्रकार से इस दुनिया को बचा सकता है उसको खत्म कर रहा है, हमें आइडिया ही नहीं है। अंतकाले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर नहीं मालूम तो भगवान अंत में वो गीता में बोल रहे हैं, ठीक है जो मुझे जीते जी नहीं देख पाता वो मुझे मृत्यु के समय में काल रूप में देखेगा। इसका उत्तर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इससे हम बच नहीं सकते। सो ये भारतीय दृष्टि है कि हम हमारी जीवन को वापस से, एक मजाक की बात है जैसे सुनता हूं, हम लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण की नहीं मानते वाला आज की डेट में बात हो रही है। तो गीता को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे, उसको अपना नहीं रहे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे। या तो वी आर
we don't have the ability, or we don't have the knowledge, or we don't have the conviction to do it. Either one of these three is the reason. So हमारा जो प्लान है वो है कि अभी हमारे पास, अभी ये कोई नहीं बोल सकता, जब मैं बता रहा था पिछले 6 साल जब हम जाते थे, पिछले 12 साल में सबका अरे कहाँ मॉडल कहाँ है, करिकुलम कहाँ है, पेडागॉजी कहाँ है, आपके पास है क्या, कहाँ से हम शुरू कर दें भारतीय गुरुकुल। तो हमें जो मालूम है वो हम कर रहे हैं। अभी हमारे पास मॉडल है, हमने उसको 7 साल ऑन द ग्राउंड भी रन किया है, पहले 6 साल उसको रिसर्च करके डेवलप किया है। इट इज़ देयर टिल 16 ईयर्स तक का हमारे पास मॉडल तैयार है, जिसमें करिकुलम है, पेडागॉजी है, हमारे पास डेटा है कलेक्टेड। वी आर सीइंग हाउ इट कैन बी अप्लाइड, वी आर सीइंग द बेनिफिट ऑफ इट, ऑफ कोर्स इन पॉकेट्स। एजुकेशन ऐसा एरिया जिसमें रिजल्ट्स आपको थोड़े लंबे टाइम पे ही दिखते हैं। तो इस साहना जी आई थी, शोभित माथुर जी आए थे विद्या क्षेत्र, राघव कृष्णा जी आए थे, ऐसे कई लोग जो आए हैं, दे आर एबल टू सी, एंड उन्होंने लिखा है अलग अलग फोरम्स में विद्या क्षेत्र के बारे में। अभी मनुषी चैनल पे साहना जी का एक टॉक भी आया है, जिसमें ऑलमोस्ट 40 मिनट तक उन्होंने विद्या क्षेत्र के अनुभव को ही शेयर किया है। तो आप लोग देख सकते हैं वो सब, ये सब जब आए विद्या क्षेत्र, उनको कुछ ऐसा दिख रहा है विशेष, जो कई लोग मिलके करने का कर रहे हैं, ऐसा ही मैं बोलना चाहूँगा। अगले 6 साल में हमारा जो प्लान है वो है 10, 100 और 1000। हमारा मन है कि 10 इस प्रकार के और प्रयास भारत भूमि में शुरू हों, 100 एटलीस्ट आचार्य निर्माण हो, और 1000 और शिष्य स्टूडेंट्स ऐसे प्रयासों से जुड़ें, और आगे चलते चलते इसको हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे। अभी मैं थोड़ा सा समय और लूँगा, विद्या क्षेत्र की जो कोर है वो किस आधार पे बना है, ताकि हम थोड़ा समझ सकें। पहला हमारा है कि हम भारतीय शिक्षा का मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। अभी भारतीय शिक्षा का मॉडल क्या है वो मैं आपको इसके। दूसरा है कि हम वृत्ति सेंटर्ड लिविंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी वृत्ति सेंटर्ड लिविंग क्या है, मुझे मेरे 35 साल के आसपास की आयु में समझ में आने लगा कि मुझे करना क्या है जीवन में। बाय एक्सीडेंट आई वुड से, एक्सीडेंट नहीं, भगवान की रचना में एक्सीडेंट्स नहीं होते, डिज़ाइन ही होता है, पर somehow I was lucky that मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जीवन में। पर क्या हम इसको सिस्टमैटिकली कर सकते हैं क्या? जो हमारी भारतीय व्यवस्थाएं थी शिक्षा की, उसमें ये सिस्टमैटिकली होता था कि जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा, जब ब्रह्मचार्य से बाहर जाता है, उसको पता होता है मुझे क्या करना है। तो ये वृत्ति का मॉडल है, और कैसे करना है वो भी। तो उनको भारतीय दृष्टि मिले और मेरे को क्या करना है, ये दोनों उनको मिलना चाहिए। तीसरा जो है, पूरे का पूरा जो हमारा पेडागॉजी हो, ये मॉडर्न तरीकों पे ना होके भारतीय जो पंचकोशात्मिका विकास की जो पद्धति थी, हजारों साल से जो चली आ रही थी, जिसमें तैत्तिरीय उपनिषद में जिसका वर्णन है, शंकर भाष्य उपलब्ध है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सब आचार्यों ने उसके ऊपर अपना भाष्य दिया है, उसको हम कैसे वापस से हमारी शिक्षा पद्धति में उसके ऊपर खड़ा करें। तो पेडागॉजी हम पंचकोश के ऊपर ही आधारित रखे हैं। और चौथा जो है कि एक भारतीय जीवन दृष्टि से ही ये शिक्षा होनी चाहिए। उदाहरण रूप में हर विषय में अंगांगी संबंध होते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में क्या है, इंग्लिश को अलग किया, साइंस को अलग किया, साइंस में भी फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग, बायोलॉजी को अलग, मैथ्स को अलग, ज्योमेट्री को अलग, और इनमें कोई आपस में परस्पर कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर हमारी जो पूरे का पूरा जो जीवन जीने का तरीका था, उसमें था कि व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, ये चारों को हम एक जुड़ाव में देखते थे। इंटीग्रेशन, ये भी मेरा एक बड़ा प्रश्न होता था। मैं कॉर्पोरेट में था, मैनेजमेंट में था, मेरी तो बहुत इनमें आर्ग्यूमेंट्स रहते थे कि एक वो कहते थे बिग पिक्चर व्यू। इंटीग्रिटी का डेफिनेशन है कि उसमें क्या हुआ, एक ऐसा एपिसोड हुआ कि एक कॉलेज का आया हुआ बच्चा, उसने कुछ गलत बिल सबमिट कर दिया जो उसने नहीं खरीदी थी, और उसको इंटीग्रिटी वायलेशन में कंपनी से बाहर निकाला। पर उसको इतना बोला कि तुम्हारे एटलीस्ट हम रिलीविंग लेटर में ये नहीं लिखेंगे कि आपने ऐसा कुछ गड़बड़ किया है, वी विल शो दैट यू हैव लेफ्ट द कंपनी, सो दैट आपको जॉब दूसरे कंपनी में मिल जाए।
मेरा उनसे पॉइंट था, ठीक है मैं इस बात में मानता हूं, पर ये पूरी इंटीग्रिटी नहीं है, क्योंकि हम भी होलिस्टिक इंटीग्रिटी में गड़बड़ मार रहे हैं। तो बोले नहीं, वी आर बॉदर्ड अबाउट द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जो हमारे अपने एक बिग पिक्चर में आता है उसको लेके हम कर रहे हैं। दैट वाज माय बिग प्रॉब्लम। जो हमारा जो भारतीय जो व्यू था वो होल पिक्चर का था, वो बिग पिक्चर का नहीं था। क्योंकि बिग पिक्चर में क्या होता है, जो हमारे लिए कन्वीनियंट है उसको रख लेते हैं, जो इनकन्वीनियंट है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। सो दीज वर सीरियस इश्यूज। तो किसी भी लेसन प्लानिंग करते हुए अगर आचार्य है या कोई भी पढ़ाते हुए आचार्य हैं या माता पिता, अगर हम व्यष्टि मतलब मैं और मेरा परिवार, समष्टि मतलब समाज, सृष्टि मतलब एनवायरनमेंट, और परमेष्टि मतलब भगवान, ये चारों डायमेंशंस जब तक सम्मिलित नहीं है हम इंटीग्रिटी बात ही नहीं कर सकते। आप इसमें से किसी भी एक डायमेंशन को हटा दीजिए, ये फ्रेमवर्क टूट जाता है। इट विल इम्पैक्ट द अदर थिंग एंड इट विल ब्रेक समवेयर समथिंग। आप समाज को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो सिर्फ अपना परिवार और एनवायरनमेंट को रखा तो गड़बड़ हो गई। आप सिर्फ समाज को रखे, अपने परिवार को रखे, एनवायरनमेंट को भूल गए तो गड़बड़ हो गई। फाइनली कर क्यों रहे हैं? ये पुरुषार्थ की जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये सारी हमारे डीपली इंटीग्रेटेड थी सामाजिक रचनाओं में। तो कर क्यों रहे हैं? मोक्ष के लिए कर रहे हैं। और मोक्ष के पीछे हम नहीं भागते थे, हम धर्म के पीछे भागते था समाज हमारा। क्योंकि धर्म अनुसार अगर आपका कर्म है या अर्थ है और काम है तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा करके। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो थी, इसको आधार बना के जब हम पुरुषार्थ की अंडरस्टैंडिंग को आधार बना के शिक्षा की रचना करते हैं, वो होलिस्टिक रचना होती है। इतने सारे मैं प्रयास देखा हूँ और इतने सारे लोगों से देखा हूँ, इतना एजुकेशन में काम करना चाहते हैं एंड देन दे बिकम वेरी डिससेटिस्फाइड आफ्टर सम टाइम, बिकॉज एवरी एफर्ट बिकम्स लाइक रन ऑफ द मिल अगेन। इतना मन से शुरू करते हैं कि हम लोग स्कूल शुरू करें हैं और फाइनली उसको 2-3 साल चलाएंगे, 5वें 6ठे साल में उसका प्रॉब्लम्स आने लगता है, फिर CBSE अलाइंड हो जाता है, IGCSE अलाइंड हो जाता है, वापस से वही फिट हो जाता है वापस से, और गाड़ी वही चलने लग जाती है। तो हमने जब निर्णय लिया, हमने ये लिया कि नहीं, हम लोग 8th ग्रेड 10th ग्रेड 12th ग्रेड ये सिस्टम में नहीं है। बच्चे 10th का एग्ज़ाम लिए, नेशनल ओपन स्कूल का एग्ज़ाम लिए, पर वो हमारे लिए एक बाई लेन है, मेन रोड नहीं है। बाई द वे दे हैव टेकन एंड दे फेयर्ड रियली वेल। ये भी एक प्रश्न लोग पूछते थे, अरे ये बच्चे पढ़ेंगे, इतना सारी चीज़ें कर रहे हैं तो मार्क्स कैसे आएंगे? वो आप बाद में मैं एक विषय लेता हूँ। तो 5वां जो हमारा विजन है वो है कि मेक टीचिंग अगेन एस्पिरेशनल। इमेजिन करिए वो कंट्री का क्या भविष्य रहेगा जहां माता पिता चाहते तो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा टीचर है, पर अपने बच्चे को टीचर बनाना नहीं चाहते। क्या होगा उस कंट्री का? हम लोग सब खाना अच्छा खाना चाहते नहीं चाहते? आप कितने बच्चों को फार्मर बनाना चाहते हैं? हु विल से मेरे बेटे को मैं फार्मर बनाता हूं? दिस इज हिपोक्रेसी, दिस इज द प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम. And that is the problem that we all are going to face in some time, where we will have food shortage, we will have proper foods like अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन खाना ही नहीं उगाने को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इतने सारे स्कूल्स हैं राइट टू एजुकेशन के तहत में, कितने स्कूल हैं जो फार्मिंग सिखा रहे हैं। वी आर फोर्सिंग ईच चाइल्ड इन द विलेज ऑल्सो टू गो टू द स्कूल, विच इज गुड, बट विच स्कूल इज टीचिंग फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर? नन। उल्टा हो रहा है, शहर गांव का बच्चा शहर आना चाह रहा है, शहर का बच्चा बड़े शहर जाना चाह रहा है, बड़े शहर का बच्चा अमेरिका जाना चाह रहा है। यही एक स्पीड लगे। सो ये हमारे है कि हम वापस से ये जो आचार्यों में श्रद्धा है और एक जो वापस से जो टीचर्स के लिए जो रिस्पेक्ट आनी चाहिए समाज में, उसको वापस खड़ा करना चाहते हैं। और आखिरी जो बिंदु है हमारे विजन में वो है कि इन सब का एक रिजल्ट होना चाहिए कि एक इंटरडिपेंडेंट कम्युनिटी बन सके, जो कि इन प्रिंसिपल्स पे जीवन जी सके। जो हम फैब्रिक वापस से क्रिएट करें कि व्हाट कैन बी द फैब्रिक विच इज भारतीय। वी हैव मूव फ्रॉम खादी टू पॉलिएस्टर, नाउ वी हैव टू अगेन गेट बैक, एज अ मेटाफोर आई एम यूजिंग। So same is true for our social fabric, same is true for our economic fabric. We have to recreate these fabrics in the current context. We cannot go back to the 200 साल पहले जो फैब्रिक थी वो रियलिस्टिक नहीं होगी, क्योंकि आज का जो मानस है, आज का जो एनवायरनमेंट है डिफरेंट है।
maybe gradually we can go. Some people might want to go and lead their life in a more sattvic way, but reality has to be there. हमारे यहाँ हमेशा स्मृति और श्रुति दोनों का रहा है. So let us contextualize this approach. Let us present to the world a possibility which appears, takeable. Let me take it. Possible है मेरे लिए, ये बहुत दूर नहीं है. कितने लोग, मेरे मन में वैदिक गुरुकुलों के लिए बहुत श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने हमारी संप्रदायों को और कुछ अभी भी शाखाओं को बचा के रखा है. 1000 में से 10 ही शाखाएं बची हैं आज पूरे भारत में. दुख की बात है. पर कितने लोग अपने बच्चों को वेद पठन के लिए भेजेंगे? हजारों में होगा, हद से हद लाख हो जाएगा पूरे भारत भूमि में. पर 35 करोड़ बच्चों के लिए विकल्प क्या है? वो विकल्प विद्या क्षेत्र में हम लोग बनाना चाह रहे हैं. और भारतीयता की जब हम बात बोले मॉडल की, तो भारतीय मॉडल में अभी बहुत सारे, भारत का जब एक पॉइंट आता है मन में, तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन फिट इनटू समबडीज फ्रेमवर्क. पर हमने चुना ये 6 बिंदुओं को, ताकि हम एक सिक्योर भी रहें और ऑलमोस्ट ट्रैक पे रहें. पहला बिंदु है कि पुरुषार्थ अनुसार पूरे जो भी हमारे सिस्टम्स होंगे, हमारा जो जीवन जीने का तरीका होगा, दृष्टि होगी, हम पुरुषार्थ अनुसार करना चाहेंगे. सेकंड है कि हम हर चीज़ में व्यवहार और परमार्थ दोनों को जुड़ाव में देखेंगे. तो जैसे मैंने कपड़े का लिया उदाहरण, व्यवहार और परमार्थ का और क्या हो सकता है? खाना. एक समय था जब हम लोग खाना जो भी खाते थे नैवेद्य करके खाते थे. फिर वो धीरे धीरे फेस्टिवल्स तक रिस्ट्रिक्ट हुआ कि चलो भाई सिर्फ फेस्टिवल्स में हम लोग ऑफर कर देंगे. अभी फेस्टिवल से लेके अभी खाने की ऐसी हालत है कि कहीं पर भी चलते फिरते दौड़ते हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर ऐसे ही उठाए, या कुछ मतलब रोल उठा लिए या कुछ भी उठा लिया और खा लिया. एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा बढ़ने का कारण एक ये भी है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल भी तामसिक और राजसिक ज़्यादा हो गया है. तो ये सब कनेक्टेड है. जैसे जैसे हमारा जीवन की जो शैली है वो जितनी राजसिक होगी, हमारी चॉइसेस भी स्वाभाविक है उतने ही राजसिक होंगे. जितनी हमारी तामसिक होगी उतने ही चॉइसेस भी तामसिक होंगे. तो जब तक हमारे जीवन में ठहराव नहीं आएगा, हमारे जीवन सोचने के तरीके में ठहराव नहीं आएगा, हमारे चॉइसेस में ठहराव नहीं आएगा, हमारे जो भी उसके बाय प्रोडक्ट्स और रिजल्ट्स रहेंगे वो भी तामसिक और राजसिक ही रहेंगे. आवर लाइफस्टाइल हैज़ बिकम वेरी fast paced. It is too unnatural to be harmonious. So इसलिए ये हमारे को देखना है. एक बहुत सुंदर मैंने रविंद्र शर्मा जी हुए आदिलाबाद में, उनसे सीखा और सुना कि पानी, नदी जहाँ जहाँ बहती है ना वहाँ कुछ नहीं उगता है, जहाँ पानी में ठहराव आता है वहीं कुछ उगता है. तो इसलिए ठहराव बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है. और थोड़ी एक हारमोनियस पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग मीनिंगफुल टू हैपन. तो इसलिए खाने के साथ में ये उदाहरण है, कपड़े के साथ में उदाहरण है कि व्यवहार और परमार्थ में हमारा एकदम अलग हो गया है. तो व्यवहार एक प्रकार से अगर हम बोलें तो प्रकृति, और परमार्थ जो है वो है पुरुष. ये प्रकृति और पुरुष का जो धारणा है, ये जो पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे समाज में बहुत गहरी थी, प्रकृति और पुरुष की. इसको वापस से हमें समझना बहुत आवश्यक है. कर्म सिद्धांत तीसरा बिंदु है, जो कि पिलर है, जो भारतीयता के बात को अगर हम समझें. ऋण का बोध, ये जो मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, ऋषि ऋण, ये जो ऋणों का बोध था हम लोगों में, ये बहुत गहरा था, खो गया है. अभी क्या, आप तो लोन वाला जीवन जी रहे हैं, तो ऋणों का बोध कैसे होगा? सी यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मटेरियलिज्म हैज अटैक्ड अस, So this is how they have killed the importance of ऋण. So what? ऋण is not a big thing. It has killed that importance. जब हमारे माता पिता के प्रति जो हमारे हृदय में एक पितृ ऋण का जो बोध होता था, उसकी वैल्यू होती थी, उसका एक कंधे पे भार महसूस होता था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती थी कि मैं माता और पिता को मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकता, उनको मैं एल्डर्स के प्रति जो मेरे मन में प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए, अगर वो कुछ गलत बोल भी दें तो मुझ में मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं उसको कैसे इग्नोर करूं, बिकॉज आई शुड हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव
विच इज़ मच बियॉन्ड दिस जस्ट तू मैं जो का जो है। बट समाज में वो मैच्योरिटी नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये लोन वाला जो कल्चर आ गया, छोटी से छोटी चीज़ को आज हम EMI बनाने को चल रहे हैं। दैट EMI कल्चर, यू बाय ऑन Amazon एनीथिंग, दे विल इमीडिएटली आस्क यू डू यू वांट टू ब्रेक इट इनटू 6 EMIs। पर आज से 30-40 साल पहले मैं फिर भी समाज में सुनता था, बेटा उधार मत लेना, बाकी कुछ भी कर लो। आज की डेट में उधार नहीं लिया तूने, देखिए कैसे एकदम अपने क्यों खर्च रहा है। हाँ, अपने क्यों खर्च रहा है। तो कैसे एकदम पलट ही हो गया है, पूरा सिचुएशन ही पलट गया है। तो दिस कल्चर ऑफ टेकिंग लोन्स, दिस कल्चर ऑफ प्लास्टिक, जितना हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उतना अनब्रेकेबल का माइंड में आता है, रिश्ते भी फिर अनब्रेकेबल ही हो जाते हैं। हमारा मानस निर्माण इस तरह से होता है, यूज़ एंड थ्रो, रिपेयर का कल्चर ही नहीं। पजामा फट गया नया ले लो, अरे सिलो बैठ के। तो ये जो कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कल्चर बनते हैं उसको हमें समझना ज़रूरी है, और इसका काम है परिवार में समझाना और शिक्षा को समझाना, और ये चॉइसेस पे ही निर्भर करता है, ये हमारे को समझना बहुत आवश्यक है। तो सेकंड लास्ट पॉइंट है जो मैंने पहले भी बता दिया कि स्वायत्तता, अन्न औषधि और विद्या नहीं बेचनी चाहिए, उस प्रिंसिपल पे हम रहते हैं। और सेवा वृत्ति, भोग वृत्ति से हमें वापस से सेवा वृत्ति की ओर जाना है। इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा, ये पंचकोश की स्लाइड है, सिर्फ इसलिए मैंने रखी कि आप लोगों को समझ में आए कि इसमें काम हुआ है। और बाद में जब ऑनलाइन हम लोग शेयर करेंगे तो उसमें आप पढ़ सकते हैं इसको गहराई से। हमारा करिकुलम, हमारी पेडागॉजी, हमारी असेसमेंट्स सब इसी के ऊपर आधारित है। हमारे यहाँ पर 8वीं कक्षा इक्वलेंट तक कक्षाएं हमारे यहाँ फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड ऐसे नहीं हैं, हम लोग उनको ऋषियों के नाम पे बुलाते हैं। हमारे यहाँ अगस्त्य कक्षा है, विश्वामित्र है, व्यासा है, गौतमा है, वाल्मीकि है, वशिष्ठा है, ऐसे कक्षाओं के नाम हैं। और 8 साल तक बच्चे एक ही आचार्य के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हर साल टीचर चेंज होता है। और हमारे यहाँ 1 महीने तक एक ही विषय पढ़ाया जाता है, 2 घंटे का जो दिन में होता है, उसमें गणित है या विज्ञान है या इतिहास है या भूगोल है, और उसके अंगांगी संबंधों के साथ में पढ़ाया जाता है। इसीलिए 1 महीने तक वही विषय। तो हम ऐसा नहीं करते कि एक ही दिन में मैथ्स भी हो रहा है, साइंस भी हो रहा है, ज्योग्राफी भी हो रही है, हिस्ट्री भी हो रही है, ऐसा नहीं। तो 1 महीने तक हम उसमें बहुत गहराई से जाते हैं, आसपास के तालाब के पास जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, आसपास के एरियाज़ में जाते हैं। तो अगर सस्य शास्त्र है, बॉटनी है, तो उसमें जो तालाब में जो पौधे उग रहे हैं उसको और जो ज़मीन पे पौधे उग रहे हैं उसमें क्या अंतर है। हमारे जो जहाँ हम रहते हैं वो बहुत ग्रीन एरिया है, बहुत पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ 150 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं पेड़ों की, तो उसका सर्वे करते हैं बच्चे। 6 प्रकार के तो चींटियाँ, और लाल चींटी, मोटी चींटी, काली, पतली, ऐसे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो आसपास हैं उसको समझते हैं, उनके इकोसिस्टम को समझते हैं। तो ये सारा इन्वॉल्व है पूरे करिकुलम बनाने में। और जो मॉडर्न करिकुलम है वो इसके सामने बच्चा है, ये पढ़ते पढ़ते वो लोग 95% ले आए अपना मार्क्स, हमारे जो NIOS का बोर्ड है। और तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि पंचकोश कितना पावरफुल सिस्टम है। ये भी बहुत बिजी स्लाइड है, इसमें भी मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। सिर्फ एक बात समझना ज़रूरी है कि ये जो इसमें पहलू है, हमने जो समझा अध्ययन से कि हर आयु का एक कोश के साथ में रिश्ता होता है, और उस हिसाब से एज एप्रोप्रिएट भी बच्चों को सिखाना चाहिए। उदाहरण रूप में हम फ्रैक्शंस अगर मैथ्स में पढ़ा रहे हैं, आप 5 साल के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आपको उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अराउंड 10 साल के आयु में वो ठीक है पढ़ाना, और उसको एक गणित का उदाहरण है। उसी प्रकार से अगर मैं सिलाई बुनाई की बात करूं तो क्रोशे जो होता है, बच्चे जो सीखते हैं वो एक 5 साल का बच्चा नहीं कर सकता, वो 8 साल में ही हो सकता है। ऐसे ही अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो एक 6 साल 5 साल के बच्चे को भरतनाट्यम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरतनाट्यम में लेफ्ट हैंड और राइट फीट का कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व रहता है, और छोटे बच्चों में वो जो उनका अन्नमय कोश है वो उतना विकसित ही नहीं हुआ होता है कि वो क्रॉस लैटरल कोऑर्डिनेशंस कर सकें। तो ये सब बातें समझना ज़रूरी है कि करिकुलम और एज एप्रोप्रिएटनेस और पेडागॉजी में रिश्ते क्या हैं। तो ये पूरा पंचकोश के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो
अभी कोई यहाँ बात कर रहा था कि गर्भ में ही कितने संस्कार होते हैं। इनफैक्ट 16 संस्कार जो हमारे मेन हैं, उसमें से 13 संस्कार जो हैं पहले 5 साल की आयु में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मन उतना सक्रिय नहीं होता है, मनोमय कोश अभी विकसित नहीं हुआ होता है। मन जब विकसित हो जाता है तो मन एक पर्दे की तरह एक्ट करता है, कुछ चीज़ों को आने देता है और कुछ चीज़ों को रोकता है। मन का काम ही है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस, कुछ को लेना कुछ को छोड़ना। तो मनोमय कोश विकसित नहीं हुआ होता है, इसीलिए शुरू के 6 साल 9 महीने गर्भ में और 5 साल जन्म के बाद में जो इम्प्रेशंस होते हैं वो सीधे चित्त पे पड़ते हैं। मन जो है वो चित्त पे इम्प्रेशंस पूरे से नहीं पड़ने देता। इसीलिए मन को जो मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो भगवान बता रहे हैं कि मन जो है वो मैं नहीं हूँ। भूमि अपो नल वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकारा इतियम भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। ये मुझसे भिन्न है और ये आप भी नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। तो ये चीज समझना जरूरी है कि मन मैं नहीं हूं, मन इज इन द हैंड्स ऑफ द मैटर, and that is why it prevents us to get closer on the either I can associate in this direction more and more, which is my spiritual journey, or I can associate with matter more and more, and how can I spiritualize using the matter, उसको युक्त वैराग्य बोला गया। तो ये जर्नी जो है ये बच्चों को समझ में आना है कि हाउ कैन आई स्टिल यूज द माइक बट फॉर द वर्क ऑफ धर्मा, as against singing a totally DJ song on it, कि गणपति पे भी और गौरी पूजा में भी आजकल मूवीज के ही मतलब पूरा और लिकर और so this is complete concoction of, I am just digressing a little bit, we are complaining some different communities for spoiling our festivals, but we should stop that, but we should also question ourselves. We have also spoiled our own celebrations to a large extent. It's important that we hold ours also strongly and then refute also parallelly the other wrong things that are happening in our society. So ये जो चीज़ें हैं इसको समझना ज़रूरी है कि किस आयु में बच्चों के साथ क्या हमारे को करना है। स्टीवन कोवी जो कि इतने पॉपुलर ऑथर हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, गेव अ पर्सपेक्टिव और अ पैराडाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। वो कहीं और से नहीं, वो भारतीय संस्कृति का ही हमारा बैकग्राउंड है, पंचकोश ही उसका आधार है। अभी हमारे नॉलेज सिस्टम, जिसको आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कह रहे हैं, उसमें ये पूरे का पूरा इतना गहराई से हजारों साल से फॉलो हो रहा था कि पहले जो शिशु अवस्था होती है उसमें 5 वर्षानि लालयेत 10 वर्षानि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्ते पुत्रम मित्रम आभवेत। सो पहले 6 साल या जो बच्चे का कहा गया उसमें हमें उसको 5 वर्षानि लालयेत, वी शुड मेक द चाइल्ड फील डिपेंडेंट ऑन अस। लालयेत बिकॉज उस डिपेंडेंस में बच्चे को सिक्योरिटी महसूस होती है। माता पिता जहाँ है, घर का वातावरण प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, जो वस्तु जहाँ है वहीं रहे। उसको बच्चे को मालूम है दैट देयर इज़ अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस। देयर इज़ नाइस रिदम्स ऑफ द हाउस। अभी कितने घरों में माता पिता रामायण पढ़ रहे हैं, शाम में आके दीप लगा के बैठो, सब परिवार के जैसे बैठे हैं हम लोग रामायण पढ़ें। कहाँ हो रहा है? कितने परिवारों में गीता का पठन हो रहा है? फिर हम बच्चों को बोलते हैं क्या तुम्हारे को शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है? अरे बच्चे ने देखा ही नहीं बचपन से, उसको श्रद्धा कहाँ से आएगी? ये values cannot be taught, they are caught. When they see it in daily basis, when they see everything happening in the rhythmic way, मॉर्निंग में पिताजी उठ के अपना संध्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, शाम में भजन हो रहे हैं, भागवतम का अध्ययन हो रहा है, भगवत गीता पढ़ी जा रही है, रामायण पढ़ी जा रही है, महाभारत पढ़ी जा रही है, उत्सव मनाए जा रहे हैं, फेस्टिवल्स में हम लोग मठरी बना रहे हैं, हम लोग खरीद ही नहीं रहे सब कुछ। देन देयर इज़ अ कल्चर दैट इज शेयर्ड विद द नेक्स्ट जनरेशन। वेयर इज़ द कल्चर टुडे? Where is the culture?
वी जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड हबड़ा दबड़ी में हम लोग नहाते हैं, कपड़ा डालते हैं, भागते हैं, जॉब के लिए लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, या रूम में घुस जाते हैं कंप्यूटर पे 12 घंटे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे कॉन्फ्रेंस कॉल. व्हाट इज द कल्चर that we are sharing with our next generation? Hardly any culture. So this is very important to understand that first 6 years the child has to see a very rich culture in the house, because जो माता दे सकती है वो आचार्य नहीं दे सकता, जो पिता दे सकता है वो आचार्य नहीं दे सकता. इसीलिए माता प्रथमो गुरु, पिता द्वितीयः, आचार्य तृतीयः. ये बात को समझना बहुत आवश्यक है कि माता को अपना कर्तव्य करना है, पिता को अपना, और आचार्य को अपना कर्तव्य. ये जो रिदम घर की आनी है, ये पहले 6 वर्ष की इम्पोर्टेंस है. बच्चा उसमें कमज़ोर रह गया तो बाद में रिपेयर वर्क है, क्योंकि 13 संस्कार तो पहले ही 6 साल में होते हैं. इतना गहरा गया है, अब उसको आप रिपेयर करना है तो देन यू नीड सपोर्ट ऑफ साधना. And you cannot have a young child doing sadhana. You have to then wait कि बच्चा कब बड़ा हो. वो भी मैटर के बियॉन्ड जाना है, मैटर की किसी चीज़ को ठीक करने के लिए. It is possible to change the samskaras. It is possible to change, the impressions that have gone very deep when you were child. But that is only possible by that child when the child has grown up. बाद में आप बीच में कुछ नहीं कर सकते. इतना गहरा नुकसान हो जाता है पहले 6 साल में अगर हम ध्यान नहीं दे तो. ठीक है, अभी अगला क्या अवस्था? बाल अवस्था. अब यहाँ से आचार्य का काम आता है. आप में से किसी का एडमिशन ऐसे हुआ था कि दांत गिरा है या नहीं आपका पूछ के स्कूल में जब आप गए तो? और दूसरा है कि कान ढक सकते हैं या नहीं आप सिर के ऊपर से, ऐसा हुआ किसी का एडमिशन? जनरली जहाँ भी मैं ये टॉक देता हूँ, आपका हुआ ऐसे? हाँ, तो एक है इधर भी. तो यही 2 सवाल पूछे जाते थे. आपका दांत गिरा क्या? दूसरा, आप कान ढक सकते हो क्या या नहीं सिर के ऊपर से? तो ये 2 सवाल पूछे जाते थे. मेरी घड़ी मैंने कहीं रखी है. तो ये 2 सवाल पूछे जाते थे. अभी तो 3 या 4 साल के बच्चे को पूछते हैं कि भाई क्या तुम दूध पीते पीते टाइम वेस्ट कर दिए इतना? आपका रिज्यूमे दिखाओ मेरे को. एडमिशन के लिए 4-5 साल के बच्चों का भी कितना इंटरव्यू, असेसमेंट, बच्चा लिख पाता है, पढ़ पाता है, नहीं कर पाता है. 5 साल 7 साल के भी बच्चे अभी मिनी एडल्ट्स हो गए हैं. उनका बचपना हमने पूरा छीन लिया है, ख़त्म कर दिया है. कोई बच्चा नटखट नहीं दिखता, कोई बच्चा इतने मैच्योरिटी से बात करते हैं. 7-8 साल के बच्चे भी मुझे दुख होता है कि क्या बचपना ही नहीं रहा बच्चे का बिल्कुल, कि उसको गुब्बारे में शौक़ हो या कुछ खेलने का शौक़ हो. सब मोबाइल फ़ोन और एकदम इंटरनेट के ज़माने में एवरीथिंग इज़ गेटिंग किल्ड इन दिस रिगार्ड. सो ऐसे मैं वो जो एनालॉजी दे रहा था, तो पहले 6 साल में माता पिता के ऊपर, परिवार के ऊपर बच्चा डिपेंडेंट फील करना चाहिए. यूरोपियन पद्धति क्या है? पहले दिन से इंडिपेंडेंट. बच्चे का अलग रूम होना चाहिए. मैं जर्मनी में था, अगर आपका रूम अलग नहीं है तो वो आपको जेल में डाल सकते हैं. आप अगर पैदा करने वाले हैं बच्चे को तो वो लोग ऑडिट करने आते हैं घर का. एंड इफ़ दे हैवंट डन बिफोर, दे विल डेफिनेटली कम आफ्टरवर्ड्स टू चेक कि आपका बच्चे का रूम अलग है या नहीं है. अगर माता पिता के रूम में ही छोटा बच्चा, नवजात एकदम अभी पैदा हुआ हो बच्चा माता पिता के रूम में है, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा. तो ये हालत है. तो इंडिपेंडेंस इज फ्रॉम द डे 1, वेयर एज इन आवर कल्चर इट वॉज डिपेंडेंट, because only the child who has felt dependent can understand the value of independence. One who has never felt dependent, how can he ever know what is independence? So by system of the education, we had a method where and upbringing that first we will make the child dependent out of love. पंचवर्षानी लाले, बच्चे को आप इतना प्यार दे दो कि वो बच्चा एकदम मतलब भाव भोर हो जाए. फिर आता है डिसिप्लिनिंग. पहला जो 6 साल है वो सटल डिसिप्लिनिंग है, घर की रिदम से डिसिप्लिनिंग है. खराब बिगाड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं. आप एडल्ट्स को अपने घर का रिदम ऐसा बनाना है कि वो सुपर डिसिप्लिन्ड हो, तो उस डिसिप्लिन में बच्चा अपने आप रच जाता है. आप बाहर से उसको डिसिप्लिन नहीं कराना है, उसको रिदम से डिसिप्लिन कराना है. अगले 6 साल जो बाल अवस्था है उसमें बाहर से डिसिप्लिन करवाना है, सिस्टमिकली उसको कराना है, सब्जेक्ट्स के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये हमें कराना है. तो सेकेंड फेज जो आती है वो आती है इंडिपेंडेंस की.
और थर्ड फेज जो आती है वो है इंटरडिपेंडेंस की, वो आती है आपकी किशोरावस्था और युवा अवस्था में। नाउ इंटरडिपेंडेंट वॉज अवर हॉलमार्क, अवर कंट्री वॉज structured on all our systems were made on the interdependent framework, whereas the West is based on independent framework. This is where the conflict of societies is coming today. हम लोग पिछले जनरेशन जो हमारे माता पिता दादा दादी की जनरेशन है और आगे की जो जनरेशन है उसके बीच में अभी हम लोग ऐसे खड़े हुए हैं, वो एक टाइटैनिक का पोज है वैसा। तो एक मतलब कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है, और हम बीच में से एकदम मतलब गैप आ रहा है। तो ये जो गैप है इसी को हम संभाल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, और इससे क्या हो रही है, परिवारों में टूट रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, माता पिता से बच्चों की लड़ाई हो रही है, परिवार छिन्न छिन्न हो रहे हैं। And this is actually the root cause. We are torn between an independent framework of West and an interdependent framework of Bharat. Now, how do we do that? A very simple method. हमारे यहाँ वैसे तो 64 विद्याओं का कल्चर रहा भारत में, पर विद्या क्षेत्र में हम लोग 24 सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसको हमने क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति इन deliberately I am using this order because today's society order is jnana shakti jnana shakti jnana shakti. There is no ichha and kriya at all. The whole educational framework is built only on intellectualization of everything. उसके क्रियात्मक और भावात्मक पहलू को, वेद के कितने हैं, 3 हमारे हुए, क्रिया, भावनात्मक और ज्ञानात्मक पहलू रहे हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उन तीनों के। पर अभी जो हम लोग शिक्षा पढ़ा रहे हैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल फॉर द हेड, एंड उसको भी इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि सिर्फ रोट लर्निंग, सिर्फ रोट लर्निंग की इंपॉर्टेंस है, बट जो चीज़ें नहीं रटने वाली उसको क्यों रटवाना हमें। साइंस को भी और मैथ्स को भी हम क्लास के अंदर सिर्फ ब्लैक बोर्ड के ऊपर एकदम बस नंबर पास करने के लिए पढ़ाते हैं। बच्चा 20 साल रगड़ता है इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में ही, और उसके बाद उसको पूछो समझ में क्या आया, अरे छोड़ो वो तो हो गया, एग्ज़ाम दे दिया, अभी मत पूछो मुझे समझ में क्या आया, अभी मेरा पार्टी करने का टाइम है, एग्जामिनेशन हो गया, पेपर लिख के आ गया मैं। तो हमने जब रचना करी, ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि भारतीय जो व्यवस्थाएं थी वो क्रिया के ऊपर आधारित थी। हमारे यहाँ जिस तरह के आर्टिजन्स हुए, जिनको हमने वर्कर बना दिया, आर्टिजन्स हुए, वो पहाड़ों में से मंदिर बना दिए, वो 700 काउंट का धागा बना दिए, आज 120 काउंट का बनता है तो हम वाह वाह बोलते हैं। तो इस तरह के हमारे हाथ के कुशल कारीगर थे। भारत में अन्न कभी बेचा नहीं गया। अभी भी हम इस मिसकंसेप्शन में है कि भारतीय एग्रेरियन सोसाइटी थी, नहीं, इट वाज अ बिजनेस सोसाइटी। वी ऑलवेज मेड बिग प्रॉफिट्स बाय सेलिंग थिंग्स इन एवरी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। खाना तो बेचा जहाँ जाता था, सोचते थे कि अरे दरिद्रता आ गई। इवन आप भागवतम पढ़ेंगे, उसमें जो 10वें कैंटो में जो कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं कि अरे कहाँ जा रहा है, ये दूध दही बाहर नहीं जाना चाहिए। कभी बेचा नहीं गया दूध और दही, दूध दही मक्खन तक भी नहीं बेचा गया, क्योंकि मक्खन, सिर्फ घी अगर एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, तो गांव से बाहर अगर जाना है तो जा सकता था। खाने की किसी वस्तु को कभी बेचा नहीं गया। दरिद्रता का निशानी कहते थे खाने की वस्तु। आज भी 6-6 महीने की नर्मदा के उधर यात्रा होती है तो लोग एक्चुअली जेब में 1 पैसा लेके नहीं चलते, 6 महीने तक वो अपना, उनका पूरा गांव लोग ख्याल रखते हैं। ऐसे यात्राएं होती थी। तो अभी तो आप हंस रहे हैं, दैट्स द रियलिटी। कितने दूर आ गए हम लोग इस रियलिटी। ये हमारी 6 विद्याएं हैं क्रिया शक्ति की। हर रोज़ बच्चे 1 घंटा एग्रीकल्चर करते हैं, सब्जी उगाते हैं विद्या क्षेत्र में। साल में 1 महीना हम इको फ्रेंडली मटेरियल से घर बनाते हैं। जो पिछले साल घर बनाया, इस साल वो क्लासरूम की तरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे और टीचर्स मिलके, हमारे यहाँ एक आचार्य हैं, वो घर बनाने में विशेषज्ञ हैं, वो आके सिखाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ हैंडलूम्स इंस्टॉल्ड हैं। बहुत मुझे खुशी होती है शेयर करते हुए, मेरा 7 साल से मेरा ड्रीम था, जब हम लोग शुरू किए थे विद्या क्षेत्र ऑन द ग्राउंड,
कि कब हमारे बच्चे कपड़ा बनाएंगे, क्योंकि 6 साल हो गए थे धागा बनाते हुए चरखे पे और तकली से। पर हमारे यहाँ पर हैंडलूम 4 महीने पहले इंस्टॉल हुआ और 12 तारीख को हमने 17 मीटर कपड़ा कट किया उस हैंडलूम से। तो ये इतना खुशी का मौका था कि बच्चों ने, 7 बच्चे जो हैं उन्होंने ये 17 मीटर कपड़ा जो बनाया। हमारी विजन है कि 3 साल में हम लोग 1,500 मीटर कपड़ा बनाना चाहते हैं पूरे विद्या क्षेत्र के बच्चों के लिए। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक्स का उदाहरण है, हम इसमें और बाद में आते हैं थोड़ा 5 मिनट में। तो ऐसे ही 6 विद्याएं हैं। हाँ, बच्चे अपना कपड़ा सिल भी सकते हैं, सिल नहीं रहे अभी, जर्नी है, पर सिला है उन्होंने, एक एक जोड़ी कपड़ा बड़े बच्चों ने सिला है अपना। और आने वाले टाइम में ये तो ज़रूर है कि गिफ्ट बच्चे करते हैं तो अपना हाथ का सिलाई बुनाई किया हुआ सामान ही आपस में गिफ्ट करते हैं। बाहर मार्केट का खरीदा हुआ मैं नहीं देखता हूँ कि बच्चे गिफ्ट करते हैं। विद्या क्षेत्र रेजिडेंशियल गुरुकुल नहीं है, ये भी एक कारण है। हमने जानबूझ के डेलिब्रेटली इसको शुरू इस तरह से किया कि सुबह 7 बजे बच्चे आते हैं और शाम को 4 बजे जाते हैं, तो ड्यूरेशन पूरी ऑलमोस्ट मतलब 70% ऑफ द डे की है। पर हमारा शुरू से था कि हम समाज में इसको जोड़ के करना चाहते हैं ताकि हम जो 35 करोड़ बच्चे हैं भारत के, उनके लिए विकल्प खड़ा कर सकें। रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए बहुत कम पेरेंट्स रेडी होते हैं, बट वी वांट ए मॉडल विच कैन बी एन अल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग मैकॉले एजुकेशन सिस्टम। सो फ्रॉम बिगिनिंग वी स्टार्टेड विद अ डिज़ाइन कि हम लोग इसको डे स्कूल की तरह ही बनाएंगे। एक गुरुकुल की रचना कैसी हो सकती है आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने उसको ऐसा खड़ा किया है। उसके साथ में चैलेंजेस आते हैं, पर उसके साथ में सीरियस एडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स ही अपने आप कारपूल करके बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो हम लोग, बहुत सेवाएं हैं विद्या क्षेत्र में जिसमें पेरेंट्स जुड़ते हैं, आते हैं, करते हैं। मैं आपको एक थोड़ी देर में उदाहरण लूँगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या सेवाएं हैं। ऐसे ही हमारे सेशंस रहते हैं जिसमें माता पिताओं को, अभिभावकों को हम बुलाते हैं, उसमें कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब शिक्षा के विषय में हम लोग बातें करते हैं ताकि घर भी सुदृढ़ हों, सिर्फ स्कूल और एक विद्यालय का ही कॉन्टेक्स्ट ना हो, वो भी एक कारण है। तो ऐसे 6 विद्याएं बच्चे, इच्छा शक्ति जिसको हम बोलेंगे, फीलिंग रेल्म और फॉर द हार्ट प्राइमरीली, तबला, बांसुरी, संगीत, भरतनाट्यम, पेंटिंग, थिएटर और रामायण, महाभारत और पुराणों से कथाएं। तो रामायण 2 साल तक हम पढ़ाते हैं, महाभारत 2 साल तक पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15-20 स्टोरीज में हम लोग ख़त्म कर दिए, नहीं, पूरा गहराई से कथा रूप में कथा सुना के उसमें संवाद करके, और वहाँ से जो जीवन के मानस निर्माण की बातें हैं उस पे बच्चों में अपने आप वो बीज जाते रहते हैं। तो ऐसा हमारा इच्छा शक्ति को लेके है। और ये जो ज्ञान शक्ति का जो विषय है, उसमें हमने करिकुलम जो बनाया उसमें 250 से ज़्यादा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के लिए 250 से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हमने लिस्ट डाउन किए हैं जो बच्चे करते हैं और उसी से ही विज्ञान को पूरे से सीखते हैं। ऐसे ही ज्योमेट्री, इतिहास और बाकी विषय हैं। 3 भाषाएं बच्चे बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं, संस्कृत, कन्नड़ा और इंग्लिश। इसमें कोई ऐसा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है। इतना ज़रूर है कि इंग्लिश फर्स्ट नहीं है, ये ज़रूर है। तो संस्कृत, कन्नड़ा में तो बच्चे मेरे से बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। हमारे संस्कृत के 2 आचार्य हैं, उनसे संस्कृत में बात करते हैं फ्लुएंटली। जो कन्नड़ा बोलने वाले आचार्य हैं उनसे कन्नड़ा में बात करते हैं। बच्चे बहुत स्पॉन्टेनियसली स्विच करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और जो हमारी इंग्लिश की टीचर है उनसे इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो ऐसे हमने रचना करी है भाषाओं की, उसके व्याकरण लेवल तक, उसके सारे क्रिएटिव एलिमेंट्स को लेते हुए चिल्ड्रन आर एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड ऑल द 3 लैंग्वेजेस। अभी हमारी जो कमज़ोरी रही मॉडर्न अल्टरनेटिव्स की भी, जितने भी आप मॉडर्न अल्टरनेटिव्स देखेंगे, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल्स हैं या वॉल्डॉर्फ के हैं या दूसरे भी, ये सब 8वीं कक्षा तक अल्टरनेटिव रहते हैं, बाद में मेन स्ट्रीम हो जाते हैं। CBSE, IGCSE, क्यों, क्या कारण हो सकता है? Ultimately, we want the kids to align with mainstream because there's no alternative. There is no alternative, absolutely. So आप भी as a parent and even people who are running the school, उनके पास भी सॉल्यूशन नहीं है इसका।
सो हमारी जो पूरी सामाजिक जो व्यवस्था है वो और उसके ऊपर जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम इज क्रिएटेड फैक्ट्री बैकवर्ड मॉडल। फैक्ट्रीज को क्या चाहिए, कॉरपोरेट्स को क्या चाहिए, इसीलिए हम लोग फिनिशिंग स्कूल्स और 12th 11th का करिकुलम वैसे ही पूरा कंप्यूटर बेस्ड और पूरे का पूरा जो मेथडोलॉजी और करिकुलम है पूरा फैक्ट्री बैकवर्ड और इंडस्ट्री बैकवर्ड मॉडल फिटेड है। तो ये बड़ा चैलेंज है इवन फॉर मॉडर्न अल्टरनेटिव स्कूल्स कि हम इकोनॉमिक सिस्टम कैसे खड़ा करें और सोशल सिस्टम कैसे खड़ा करें कि एजुकेशन सिस्टम उसमें फिट हो सके। उसको खड़ा करना बहुत कठिन है लोगों के लिए, और इसलिए वो लोग इसको टच ही नहीं किए। 8वीं कक्षा के बाद में बच्चे मेन स्ट्रीम हो जाते हैं और उसके बाद में फिर कोई बहुत एडवेंचरस है तो 10वीं कक्षा तक फिर मेन स्ट्रीम हो जाते हैं। हमने ये चैलेंज लिया है विद्या क्षेत्र में कि हम 16 से 21 का मॉडल भी बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो मॉडल नहीं होगा भारतीय दृष्टि का निर्माण संभव ही नहीं है। इट्स लाइक लेइंग द फाउंडेशन एंड ऊपर मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी कर दी। फाउंडेशन हम लोग पूरा कोशिश किए कि हम भारतीय बनाएं और उसको पूरा उसी तरीके से किए, पर बिल्डिंग जो उसके ऊपर खड़ी हो रही है फिर हमारा पूरे मॉडर्न से स्ट्रक्चर्स ही खड़े कर रहे हैं। तो इसलिए 16 से 21 के मॉडल में हमने क्या किया कि 2 पाथ बनाए, जिसमें कि एक जो है भारतीय जीवन दृष्टि का पाथ है और दूसरा जो है वो वृत्ति आधारित शिक्षा का पाथ है। तो हमने एक मेंटर्स का नेटवर्क क्रिएट किया है विद्या क्षेत्र के साथ में, और उदाहरण रूप में हमारे जो 5 बड़े स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक जो स्टूडेंट है वो भरतनाट्यम और फाइन आर्ट्स में जाना चाहती है। सीनियर मोस्ट क्लास में हमारे 5 लड़कियां हैं और बाद में हमने बॉयज़ लेने शुरू किए क्लासेस में। दूसरा जो लड़की है वो केमिस्ट्री और संस्कृत और कम्युनिटी डेवलपमेंट में जाना चाहती है। तीसरी जो स्टूडेंट है वो योग और साइकोलॉजी में जाना चाहती है। चौथी जो स्टूडेंट है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन, जिसमें कि इंटरऑपरेबिलिटी की आपस में कैसे जुड़ें कंपोनेंट्स, चाहे वो सॉफ्ट प्रोडक्ट हो या हार्ड प्रोडक्ट हो, उसमें जाना चाहती है। और फिफ्थ जो है वो विजुअल डिज़ाइन, फर्निशिंग या आर्किटेक्चर या ऐसे एरियाज़ में जाना चाहती है। तो हमने उस एरियाज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में उनको कनेक्ट करा है, जो कि विद्या क्षेत्र की जर्नी में पिछले 12 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। भरतनाट्यम के आचार्य के साथ में, ऐसे ही साइंस और जो फाइन आर्ट्स और पेंटिंग में एक ओडिशा से एक प्रोफेशनल पेंटर हैं भारतीय दृष्टि रखने वाले, उनके साथ में हमने आर्ट्स इज़ क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स इज़ द वर्स्ट हिट एरिया इन आवर कंट्री। अगर हम आज देखें क्रिएटिविटी और आर्ट्स में के नाम पे पूरे का पूरा भारतीय संप्रदाय जितनी रही, पद्धति जितनी रही, उसका एक प्रकार से अगेंस्ट ऑपोजिट जाने वाला सिस्टम ही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है। ऐसे ही हैंडलूम के लिए जो हमारे एक वीवर आचार्य हैं उनके साथ में बच्चे को जोड़ा है, योग के लिए और कलरी के लिए ऐसे। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, मेंटर्स हैं, वो इन बच्चों को गाइड कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट मैटर में। अभी रही भारतीय दृष्टि, तो इसमें टॉपिक्स लाइक कुटुंब शिक्षा का विषय कि घर कहाँ पर सिखाते हैं कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, उसको कैसे समझना है, तो गृहस्थ आश्रम की शिक्षा। ऐसे ही समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और इतिहास, तो इसमें एक्सपर्ट्स हैं जो कुछ विषय हम इंटरनली ले रहे हैं, कुछ बाहर जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे मैंने बताया राघव कृष्णा जी क्लासेस लेते हैं 15 दिन में एक बार। शिव कुमार जीवी, सामान्य जीवी ट्विटर पे उनका है, वो इतिहास में उनकी विशेष रुचि है, वो इतिहास का विषय ले रहे हैं विद्या क्षेत्र के साथ में। ऐसे अलग अलग लोग जो अपने इन क्षेत्रों में एक्सपर्ट हैं भारतीय जीवन दृष्टि के विषय में, वो विद्या क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और वो बच्चों के साथ में इन विषयों में आगे जा रहे हैं। कई विषय में मैं इन्वॉल्व हूँ पर्सनली, और कईयों में बाहर से जो आचार्य हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है। अब इसमें इकोनॉमिक्स कैसे जुड़ा, ये हमारे को समझना है। तो एक उदाहरण रूप में मैं दिखाना चाहूँगा। तो हम महीने में एक शनिवार को
चुनते हैं और बोलते हैं कि हम इस शनिवार को मिठाई और नमकीन बनाने वाले हैं, तो विद्या क्षेत्र के साथ जो 70 परिवार जुड़े हुए हैं, हम उनको बोलते हैं आपको कितना चाहिए होगा, ऑर्गेनिक होगा खाना। जो विद्या क्षेत्र में हम लोग उत्तर कर्नाटका और दक्षिण में तमिलनाडु के साथ में कई फार्मर्स के साथ में हमने रिश्ता बनाया है, उनसे डायरेक्ट हम लेते हैं। जो जो कम्युनिटी में ज़रूरतें हैं वो सब डायरेक्ट लेके हम लोग आपस में उसको एक बहुत स्मॉल अमाउंट प्रॉफिट रख के विद्या क्षेत्र के लिए जो दान रूप में काम आता है हम बांट लेते हैं। तो इसी प्रकार से मिठाई और नमकीन भी लगभग 50-60 किलो 70 किलो हर महीने हमारा हो जाता है वो ऑर्डर जो आता है। तो वो आचार्य और टीचर्स एक शनिवार लेके हम बना डालते हैं और उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं पैकिंग करने के लिए और वो सब चीज़ें करने के लिए। तो एक प्रकार से वो सीख भी रहे हैं कि कैसे बनाना है और कैसे एक कम्युनिटी सेंटर्ड इकोनॉमिक्स को हम सेट कर सकते हैं। और वैसे ही अभी कपड़े का भी मैंने बताया, तो हमारे यहाँ पर बच्चे ऐसा नहीं है कि ये गांव के बच्चे हैं या लोअर इनकम बैकग्राउंड से ही हैं। इट्स अ स्पेक्ट्रम। हमारे यहाँ बहुत पुअर बैकग्राउंड से बच्चे भी हैं और बहुत रिच बैकग्राउंड से भी बच्चे हैं, और बहुत ही कम बच्चे हैं जो गांव से हैं, क्योंकि गांव के लोगों को ये ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए आज की डेट में। उनको मॉडर्न शिक्षा ही चाहिए इंटरनेशनल स्कूल्स की, तो वो तो हम नहीं दे पा रहे। तो इसलिए मोस्टली व्हाट वी कैन से इज पेरेंट्स हु आर कनेक्टेड विद विद्या क्षेत्र आर अवेयर पेरेंट्स who want to walk on this path of dharma, and that is our criteria of choosing a family, जिनके बच्चों को हम विद्या क्षेत्र में लेते हैं। तो इसके साथ में मेरा स्लाइड्स कंप्लीट होता है। What do we get? We get a भारतीय मॉडल, we get a भारतीय living model, an education model, happy children. We get families which are understanding, how to lead life as per, and they are in the journey. It is not that everybody is there. It's a long journey that we are walking on. Students who are clear what they want, vritti, and it's a better knowledge, healthy environment, relationship centered living. This is the path forward. As I have told, we have the models ready. Anybody who is interested in starting a Gurukulam like Vidya Kshetra will be very happy to support, and you can approach us. Here is the email ID which is there, so you can email to us and we will be happy to get in touch with you. And it will take some time. Very important to understand that you have to have at least 3 to 5 years view of going through this learning journey, understanding this space in depth, and then only we can begin. In some cases maybe it will be 3 years, but in some cases it might be 5 years, we don't know. It purely depends on the teachers and the acharyas who are anchoring it. But I am confident in next 3 to 5 years we will have at least 10 more Vidya Kshetras running in our country, and I request your prayers and blessings that we are able to do so.